हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, आज की अमेंडमेंट वाली क्लास में स्वागत है। बच्चों आज हम लोग ना चैप्टर डिस्कस करने वाले अमेंडमेंट्स में डिडक्शन से रिलेटेड, टीडीएस से रिलेटेड, टीसीएस और एडवांस टैक्स से रिलेटेड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टेक्निकल बातें होती हैं और आपको पता है एग्जाम में तो आता ही आता है, बच्चों को काफी तंग करता है, तो ये अमेंडमेंट भी देखनी जरूरी है। ध्यान से सुनना। सेक्शन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट के ऊपर जिसमें इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स की बात की गई है विद पोस्ट ऑफिस अंडर एक स्कीम आई है, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की गई। उस स्कीम का नाम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। क्या नाम है? महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023। गवर्नमेंट कहता है अगर आप इस सर्टिफिकेट को इन्वेस्ट करते हो, जो आपको कहां मिलेगा? पोस्ट ऑफिस में मिलेगा, और इसमें मैक्सिमम डिपॉजिट 2 लाख रुपए के लिए ही होगा। देखो नाम में महिला सम्मान है तो ये ऑब्वियस है, एक वुमेन के लिए बनाया गया है ये सर्टिफिकेट। कहता है ये जो सेविंग सर्टिफिकेट है आप वुमेन के नाम पे ले सकते हो या किसी गर्ल चाइल्ड के नाम पे ले सकते हो। इज दैट क्लियर? और ये 2 सालों के लिए है, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2025 के लिए। इसमें बोला गया कि भाई 2 लाख रुपए की जो आपका मैक्सिमम डिपॉजिट अलाउड है, ये देखो, इट ऑफर्स अ मैक्सिमम डिपॉजिट फैसिलिटी ऑफ अप टू 2 लाख इन द नेम ऑफ वुमेन और अ गर्ल फॉर 2 years एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना? 7.5% पर एनम, कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो कंपाउंड भी होगा ये इंटरेस्ट। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने ये बात क्लैरिफाई की है कि आप अगर इसको कहते हो कि ये इंटरेस्ट ऑफ ये सिक्योरिटीज है, जो कि सेक्शन 194A में आपने पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा अगर ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज वाला पॉइंट, सॉरी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज नहीं है, ये है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के अलावा वाला पॉइंट। ठीक है, एक तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज था जो आपने पढ़ा था सेक्शन 193 में। 194A में क्या था? इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ना, तो ये इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, और उसमें क्या पड़ा था? 40,000 की एक लिमिट पड़ी थी। ठीक है, 50,000 की एक लिमिट पड़ी थी। ठीक है, जिनकी एज जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 40,000 की थी, और जो नॉर्मल एज है, जिनकी एज से 60 से कम है, उनकी एज उनके लिए 40,000 थी, और जिनकी एज 60 से ज्यादा है उनके लिए 50,000 थी। बोलो हाँ या ना। अब ये चीज जो है गवर्नमेंट ने बोला कि 2 लाख रुपए मैक्सिमम अलाउड है, तो गवर्नमेंट ने कैलकुलेशन करके प्रॉपर देखा कि ये आपको टीडीएस नहीं कटेगा, तो मतलब किसी भी हाल में टीडीएस नहीं कटेगा, और इसी चीज के ऊपर ये अमेंडमेंट डाली गई है। कहता है आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको 194A की बात करें तो 40,000 रुपए तक टीडीएस नहीं कटता। पोस्ट ऑफिस के ऊपर भी जो इंटरेस्ट आता है, पोस्ट ऑफिस में जो इंटरेस्ट आता है उसमें, तो ये पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्ट ही आ रहा है बेसिकली। तो इसको सर्टिफिकेट को आप 40,000 रुपए तक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट रखोगे। क्या ये बात समझ में आई? ओके, इज अ वन टाइम स्कीम अवेलेबल फॉर 2 years, 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 25। इट ऑफर्स अ मैक्सिमम डिपॉजिट 2 लाख, और इस वजह से क्योंकि कहीं भी किसी भी हाल में 40,000 से ज्यादा नहीं होगा, इसलिए इस पर टीडीएस नहीं कटेगा। तो आपको याद रखना है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 आया है, जो कि टीडीएस इसके ऊपर नहीं कटेगा अंडर सेक्शन 194A, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट 40,000 से ऑटोमेटिकली क्या बनेगा? कम बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। इसके अलावा मैं आपके साथ एक डिस्कस करना चाहता हूं, एक नया सेक्शन। तो भाई एक तो मैंने आपके साथ डिस्कस अभी किया सेक्शन 194A के बारे में। ठीक है, अमेंडमेंट थी 194A के बारे में, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ठीक है, जिसमें मैंने आपको एक स्कीम के बारे में डिस्कस किया, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि आपको इंटरेस्ट 40,000 रुपए तक ही बनेगा टोटल इन एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, तो टीडीएस नहीं कटेगा। ओके, सेक्शन 194BA, बच्चों आपको याद होगा एक सेक्शन होता था 194BB। ठीक है, अभी एक नया सेक्शन आया है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? BA। ये जो BA आया है सेक्शन, ये किसके लिए बनाया है? आपने 194B पढ़ा होगा, 194B है ना, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स वगैरह, याद है विनिंग्स का? यहां पर एक 194BA एक न्यू सेक्शन इंसर्ट किया गया है, जो कि 1/4/2023 से एप्लीकेबल हो गया है। और बच्चों आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? इसमें ध्यान ये रखना है कि जो भी इसमें आपको विनिंग्स होंगी, पता है किसके लिए? आप आज गेमिंग खेलते हो, गेम्स, हाँ, विनिंग फ्रॉम गेम्स। आपको पता है आजकल कई तरह की गेम्स आ गई हैं, हाँ, रमी सर्कल है ना, नाम सुना होगा। लोग इसमें विनिंग मतलब इसमें अच्छा खासा पैसा जीत जाते हैं। रमी सर्कल हो गया, अच्छा ड्रीम 11 हो गया। ठीक है, बच्चे खेलते हैं, स्टूडेंट्स खेलते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छा है बुरा है, बट खेलते हैं तो पैसे जीतते भी हैं। गवर्नमेंट ने कहा इस विनिंग्स के ऊपर
जो गेम से जीते रहे हो पैसा, उस पर भी क्या कटेगा? टीडीएस। टीडीएस का रेट कितना लगेगा? 30%। कितना टीडीएस का रेट लगेगा? 30%। क्या हमारी सेक्शन 194B में भी यही बात बताई जाती थी विनिंग्स वाले में? हाँ, वहां पर भी यही बात बताई जाती थी, अभी भी यही बात बताई जा रही है। इज दैट क्लियर? ये एक नया सेक्शन है जो 194B है, जो सिर्फ इसी के लिए है, विनिंग फ्रॉम गेम्स वगैरह के लिए, ऑनलाइन गेम्स। ये बात भी ऑनलाइन गेम्स की हो रही है, ठीक है? इज दैट क्लियर? रमी सर्कल, ड्रीम 11 और भी आपके दिमाग में बहुत सारे, तीन पत्ती वगैरह वगैरह, ऐसे पता नहीं कितने नाम आए। अब बहुत प्रमोशन भी होती है इनकी, हाँ या ना, ऑनलाइन गेम्स की। अब आपको बोला गया 30% का आपको टैक्स कटेगा। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, इसके अलावा टीडीएस कटेगा। अब इसके अंदर ना गाइडलाइंस बहुत जरूरी थे। क्या जरूरी थे? गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस दिए गए इस बजट के अंदर और बताए गए कि कुछ सर्कुलर है जिसमें सीबीडीटी में स्पेसिफाई किया कुछ गाइडलाइंस। कहता है एक बहुत सारी प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम है सर? ये जो बहुत सारे लोग हैं, जो मतलब अगर हम बात करें, जो बहुत सारे लोग हैं जो गेमिंग में खेलते भी हैं और उसमें पैसे कमाते भी हैं, बट वो बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, 50 रुपए, 100 रुपए, 80 रुपए। ड्रीम 11 दोस्तों, ड्रीम 11 में जो आप गेम्स खेलते हो उसमें विनिंग्स कई बार 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए, 80 रुपए, 70 रुपए, इस तरीके की हो रही होती है। गवर्नमेंट ने कहा कि यार देखो ये बहुत ज्यादा ऐसी विनिंग्स हैं छोटी छोटे अमाउंट की, तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट कर दी। गवर्नमेंट ने कहा टैक्स मे नॉट बी डिडक्टेड ऑन विड्रॉल ऑन सेटिस्फैक्शन ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। अगर ये कंडीशंस पूरी हो गई तो, और कंडीशंस क्या है कि अगर आपकी नेट विनिंग्स ठीक है, कंप्राइज इन एन अमाउंट विड्रॉन डज नॉट एक्सीड 100 रुपए, मात्र 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए इन अ मंथ से कम होती है आपकी विनिंग्स, ठीक है, जो आपने विड्रॉ किया है, तो आपको टीडीएस नहीं कटेगा अगर 100 रुपए से कम होती है। क्या मेरी बात समझ में आई? 100 रुपए तक होती है, और अगर 100 रुपए से ज्यादा हो गई तो क्या टीडीएस कटेगा? हाँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 100 रुपए तक रहेगा तो टीडीएस नहीं कटेगा। तो मैक्सिमम लिमिट क्या कर दी गई? मैक्सिमम लिमिट क्या कर दी गई? तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे रमी सर्कल, ड्रीम 11 है, वो लोग आपका टीडीएस कब काटेंगे बताओ? जब आपका विड्रॉन अमाउंट कितना होगा? विड्रॉन अमाउंट पर मंथ कितना होगा? एक्सीडिंग 100 रुपीज। क्या ये बात समझ में आई? अगर एक्सीडिंग 100 रुपीज होगा पर मंथ तो आपको ये टीडीएस कट के आया करेगा, ठीक है? तो मान लो 110 रुपए कटा, 110 रुपए आया, 120 रुपए विड्रॉ किया, 140 रुपए विड्रॉ किया, 1000 किया, 2000 किया, तो 30% का टीडीएस कट के आएगा पैसा। क्या ये बात समझ में आई? ओके। नाउ इसके अंदर एक और बात का ध्यान रखना है कि डिडक्टर को ध्यान रखना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि वो डिफरेंस को जमा करवाए। तो आपको जो पॉइंट याद करना है ना इसके अंदर गाइडलाइन के थ्रू, वो ये याद करना है कि गवर्नमेंट ने एक लिमिट बनाई है, कितनी? 100 रुपए की। मैं आपको बताऊं, जब नया नया सेक्शन आया था तो ये गाइडलाइन नहीं थी, तो क्या हुआ था कि अमेंडमेंट ऐसे कोई पॉइंट ही नहीं था, 30% टीडीएस काटने की बात हो रही थी। अब जो है गवर्नमेंट ने पर मंथ की लिमिट बना दी है। क्या ये अच्छी बात है? ओके, अच्छी बात। तो वो इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है, 100 रुपए महीना तो बोला, ठीक है। आगे आ जाओ। When the net winning is in kind, क्या अगर नेट विनिंग काइंड में होगा? अगर नेट विनिंग काइंड में होगा तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, नेट विनिंग काइंड में होगा तो काइंड की फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे। बोलो हाँ या ना? फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे और उस गिव बेसिस पर टीडीएस कट जाएगा। बोलो, टीडीएस का रेट उसकी मॉनेटरी वैल्यू पर कट जाएगा। तो काइंड होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे और फेयर मार्केट वैल्यू की बेसिस पर हम टीडीएस काट लेंगे एट द रेट ऑफ 30%। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो आपको ये पॉइंट पढ़ के आपको समझ में आएगा कि ये इसी तरीके का लिखा हुआ है। हाँ, कई बार क्या होता है, इन कैश भी होता है और इन काइंड भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। तो भाई कैश वाला तो अमाउंट तो पता ही है कैश में है, इन काइंड वाला जो है वो मॉनेटरी में कन्वर्ट कर लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू निकाल के। उसके बारे में क्वेश्चन का आंसर नीचे दिया हुआ है, हाउ विल बी द वैल्यूएशन ऑफ विनिंग इन काइंड इज रिक्वायर्ड टू बी कैरीड आउट। तो कैसे की जाएगी? फेयर मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो फेयर मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी और फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे करा जाएगा। यह बात भी क्लैरिफाई कर दी गई है कि जो विनिंग अमाउंट होगा अगर उस पर जीएसटी लगा है, क्या आपको पता है लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पे जीएसटी लगता है? यस। तो जीएसटी लगा है तो क्या जीएसटी अमाउंट पे भी टीडीएस कटेगा? नहीं। तो भाई अगर तुम्हारा 200 रुपए का अमाउंट है जो आप जीते हो, लॉटरी जीते हो, उस पर जीएसटी लग गया मान लो 20% का, ठीक है, तो कितना हो गया? 40 रुपए। तो आपको 240, मान लो 240 रुपीज रिसीव हो रहे हैं। तो बताओ ये जो आपको पैसा रिसीव हो रहा है, नॉट 240, 200 रुपए की सर्विस है, उस पर जीएसटी तो कट के आएगा ना। जीएसटी तो एक एडिशनल अमाउंट जो है वो डिडक्ट होके आएगा। आपके सर्विस चार्जेस, वो लोग आपसे जो चार्ज ले रहे हैं, होगा क्या मैं आपको बताता हूं। ये 240 वो आप ही के पैसे में से पैसे काट लेंगे कि भाई आपको 240 में से 40 रुपए तो है वो तो नहीं मिलेंगे ना। 40 रुपए तो गवर्नमेंट को जमा किसने करने हैं?
वही जमा कराएगा। जीएसटी मतलब जो सर्विसेज दे रहा है सर्विस सप्लायर, वही तो जीएसटी जमा कराएगा ना, हाँ या ना? ठीक है, तो सर्विस सप्लायर वो है और वो आप कौन हो? रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट से जीएसटी लेंगे और आपको सर्विसेज सप्लायर जो है गवर्नमेंट को जमा करा देगा। क्या ये बात समझ में आती है? द पॉइंट इज, अच्छा वो 40 में कैसे काटेगा? जो भी उसकी टोटल वैल्यू हुआ करेगी उसमें से 40 रुपए काट लिया जाएगा। अब पॉइंट ये है कि टीडीएस कितने पे कटेगा? टीडीएस सिर्फ और सिर्फ उस पे कटेगा जो उसकी इनकम होगी, यानी 200 रुपए पर, 240 पे नहीं। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये बात भी यहां पर मेंशन की गई है। दैट्स इट। ठीक है, एक तो ये टीडीएस के ये दो बातें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आई है। ठीक है, 194 बीए वाली। अच्छा, फिर एक और सेक्शन है जिसके बारे में भी काफी अमेंडमेंट आ गई है। 194, सॉरी, इसको बोलते हैं सेक्शन, ये टीसीएस का सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? टीसीएस का। इसका नाम है सेक्शन 206C। सेक्शन 206C 1G। भाई ये जो सेक्शन है ना, इसने बहुत तंग किया है पिछले कुछ टाइम से। बहुत अमेंडमेंट्स आई हैं, हर थोड़े टाइम बाद कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं और कुछ ना कुछ पंगा डालते ही रहते हैं। गवर्नमेंट ने कहा हम लोगों ने ना कुछ गाइडलाइंस बनाई है। वेरी गुड, थैंक यू। गाइडलाइन बनाने से भी क्या हो जाएगा? हर थोड़े टाइम बाद गाइडलाइन में चेंज करते रहते हो। और 30 जून 2023 को आई है ये गाइडलाइन। ठीक है, और क्या बोला गया? गाइडलाइन टू रिमूव डिफिकल्टी इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ चेंजेस रिलेटिंग टू द टैक्स कलेक्शन एट सोर्स ऑन लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम टीसीएस ऑन एलआरएस एंड ऑन परचेज ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज। मुझे बताओ दोस्तों, ये क्या कहना चाहता है? ये एलआरएस क्या है? एलआरएस है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। एक्चुअल में क्या है, हमें अपने कई बार पैसों को किसी और देश में भेजना पड़ता है। उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे मेरा बेटा है जो कि एजुकेशन पर्पस के लिए बाहर गया हुआ है, तो ऑब्वियसली उसको पैसा चाहिए अपने एडमिशन के लिए, अपने वहां पे रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। तो उसके लिए क्या किया जाएगा? पैसा यहां से रेमिट करूंगा, पैसा यहां से रेमिट करूंगा। तो गवर्नमेंट कहता है ऐसे रेमिटेंस पर टीसीएस कटेगा। क्या कलेक्ट किया जाएगा? टीसीएस। तो जिस सिस्टम, जिस बैंक के थ्रू या जिसके थ्रू भी आप ये रेमिटेंस कर रहे हो, उस पर्सन की जिम्मेदारी होगी कि वो टीसीएस आप लोगों से कलेक्ट करे। ठीक है, फेयर एनफ। ओवरसीज टूर पैकेज को बेचने पर भी, मतलब अगर आप फॉरेन टूर कहीं पे करते हो, फॉरेन टूर का कोई पैकेज लेते हो, तो उस पैकेज पर भी क्या कटेगा? टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा आप लोगों से। तो आप 10 लाख का पैकेज, कोई आपने यूएसए जा रहे हो घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ, तो उस ओवरसीज टूर पैकेज का 10 लाख रुपए पर आपको टीसीएस देना होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, सो टीसीएस एलआरएस स्कीम के अंदर और परचेज ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज दोनों पे होता था सेक्शन 206C1G में। ठीक है, और मैं बता दूं ये अमेंडमेंट नहीं है, ये पॉइंट अमेंडमेंट नहीं है। इस पे गाइडलाइंस आई हैं, इस पे कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं, बट एक्चुअल में ये जो चीजें हैं वो पहले से थी। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या है? इसमें हुआ ये है, इसमें कुछ ये चेंजेस आए हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अच्छा, पहला चेंज, बच्चों अगर आप रेमिटेंस लेते हो, रेमिटेंस आपको भेजा जाता है, पैसा भेजा जाता है फॉर पर्पस ऑफ एजुकेशन। किस पर्पस के लिए? एजुकेशन, या हो सकता है मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए। क्या कई बार मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए आपको इंडिया से, मान लो आपको पता है कोई ट्रीटमेंट है जो सिर्फ यूएसए में होती है, तो आप इंडिया से यूएस चले गए, यूएस में गए और 40 लाख रुपए लग गए, 40 लाख रुपीस। अब हाथ में तो ना लेके गए हो पैसा, तो आपको इंडिया से यूएसए में पैसे भेजने पड़े। अब जो पैसे भेजे हैं उस पर क्या कलेक्ट किया जाएगा? टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? सो रेमिटेंस अगर क्या किया गया है, रेमिटेंस अगर किया गया है, ठीक है, अगर रेमिटेंस किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट, तो गवर्नमेंट ने यहां पर एक पॉइंट क्लैरिफाई कर दिया कि इसमें कोई अमेंडमेंट डाली नहीं, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं डाली। तो जैसे पहले था वैसा ही है। इसका मतलब है नो टीसीएस अप टू 7 लाख, 7 लाख रुपए तक तो कोई टीसीएस ही नहीं है। ये लिमिट पहले से ही थी। 7 लाख रुपए तक का अगर रेमिटेंस किया है ना पूरे साल भर में, फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको कोई टीसीएस नहीं कलेक्ट करने की जरूरत। अच्छा, 5% ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 7 लाख रुपीस, जो अमाउंट 7 लाख रुपए से ज्यादा है, ठीक है, जो अमाउंट 7 लाख रुपए से ज्यादा है, हाँ, पर ईयर, तो आपको उस अमाउंट के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करके देना होगा। तो इसका मतलब है, मान लो अगर अमाउंट, फॉर एग्जांपल अमाउंट 9 लाख रुपए का है, कितने रुपए का है? 9 लाख रुपए का। तो उस 9 लाख रुपए में
7 लाख रुपए तो एग्जेम्प्ट है, नो टीसीएस, बोलो हाँ या ना। और जो 2 लाख रुपए है उसके ऊपर 5% का टीसीएस लिया जाएगा, तो कितना हो गया 2 लाख पे 5% कितना हो गया 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए से टीसीएस लिया जाएगा। कौन देगा टीसीएस? कौन देगा टीसीएस? जो ओवरसीज टूर पैकेज बेच रहा है। इज दैट क्लियर? तो जो ओवरसीज टूर पैकेज बेच रहा है उसको टीसीएस देना है गवर्नमेंट को। क्या ये बात समझ में आती है? ओके देखो ना, रेमिटेंस फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट, तो जो भी रेमिटेंस करवा रहा है, अच्छा ओवरसीज टूर पैकेज कहां से आ गया? नॉट अबाउट ओवरसीज टूर पैकेज, मैंने गलती से बोल दिया, रेमिटेंस की बात हो रही है। तो जो पैसा रेमिट करवा रहा है वो गवर्नमेंट को टीसीएस देगा आपसे लेकर। क्या मेरी बात समझ में आई? आपसे पैसा लेकर, आपसे पैसा लिया जाएगा जिनका रेमिट हो रहा है पैसा, है ना, और वो पैसे को में से टीसीएस भी एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर लेगा। तो 9 लाख रुपए अगर रेमिट किया तो कुछ इस तरीके से होगा। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा ये तो पहले से ही चल रहा था, ठीक है। अच्छा एक और रेमिटेंस की बात कर लेते हैं, रेमिटेंस फॉर रेमिटेंस आउट ऑफ लोन, आउट ऑफ लोन obtained from financial institution, ठीक है, रेफर्ड इन सेक्शन 80E। मतलब आपने सुना होगा 80E सेक्शन, सुने? 80E ना एजुकेशन लोन के ऊपर है। एजुकेशन लोन लेती है मतलब पब्लिक, ठीक है, अपने बच्चे के लिए एजुकेशन लोन ले लिया, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट है जो आपको देना पड़ेगा, तो उस इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है। अब आपने लोन लिया है, उस लोन के पैसे को रेमिट किया है कहां? दूसरे देश में, तो इस पर भी टीसीएस लगने की बात हो रही है। अच्छा ये लोन का पैसा नहीं था, ये सिर्फ रेमिटेंस था, लोन नहीं था। ये पैसा आपके पास पड़ा हुआ था, आपने रेमिट कर दिया। ये पैसा बाहर से, मतलब इंडिया में ही किसी बैंक से लोन लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया और लोन लेकर पैसा भेज दिया, ठीक है, सेक्शन 80E की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। मुझे बताओ एवरीवन, क्या टीसीएस लगेगा? कहता है नो टीसीएस अप टू 7 लाख, 7 लाख रुपए तक तो टीसीएस लगेगा ही नहीं। और अगर अमाउंट 7 लाख से ज्यादा है तो टीसीएस कितना लगेगा? मात्र 0.5% ऑफ अमाउंट ओवर 7 लाख रुपीस। क्या ये बात समझ में आई? तो दोस्तों अगर मेरा अमाउंट 8 लाख रुपए का है, कितने रुपए का है? 8 लाख रुपए का रेमिटेंस है, ठीक है, तो उस 8 में से क्या होगा? 7 लाख पे तो टीसीएस लगेगा ही नहीं, यानी 0, बोलो। और जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है उस पर कितना? 0.5%। क्या ये बात समझ में आई? तो 1 लाख पे 0.5% करूंगा तो कितना आएगा? ये आएगा 500 रुपए। इज दैट क्लियर? और लॉजिकली ठीक भी है यार, यहां पे 5 और यहां पे 0.5 क्यों? ये अपना पैसा है, ये अपना पैसा नहीं है, ये लोन लेकर किया, बेचारे लोन लेकर तो पैसा एजुकेशन का दे रहे, तो क्या ऐसे केस में टीसीएस लगना भी चाहिए? तो गवर्नमेंट ने लगा, रेमिटेंस पर लगाना तो जरूर है, बट हां इसमें 0.5% लगाएंगे, ठीक है जी। नंबर 3 की बात करते हैं। अब ये है रेमिटेंस फॉर द पर्पस अदर देन, कोई भी रीजन हो, रेमिटेंस कोई भी हो, रेमिटेंस अदर देन अबव पॉइंट्स, अदर देन अबव, ठीक है, अदर देन अबव 1 and 2, ठीक है, 1 and 2। तो इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ देते हैं, उसके अलावा कोई भी तरह का रेमिटेंस होगा तो क्या करेंगे? अब मुझे बताओ, ऐसे केस में गवर्नमेंट ने अब यहां पे अमेंडमेंट डाली है। ईयर 2023-24 स्टार्ट हो चुका है, तो आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। 1/4/23 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक कुछ और है, और 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक अलग है। यानी 6 महीने के लिए अलग अमेंडमेंट आई थी और इस 6 महीने के लिए अलग आई थी। क्या ये बात समझ में आई? अब बताओ इसमें क्या बोला गया? कहता कोई टीसीएस नहीं लगेगा, नो टीसीएस अप टू 7 लाख। और क्या बोला? 5% लगेगा ऑन ओवर 7 लाख, ओवर 7 लाख। क्या ये बात समझ में आई? ये बात तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने जो पहले वाला रेमिटेंस पढ़ा था, ठीक है, मतलब एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट वाला, ये तो वैसे ही पॉइंट है। बट 1 अक्टूबर से अमेंडमेंट आ गई और क्या बोला गया? नो टीसीएस अप टू 7 लाख। ये तो ठीक है, वही लिमिट है 7 लाख वाली, बट 20%, कितना बोला गया? 20% ऑन अमाउंट ओवर 7 लाख। क्या ये बात समझ में आई? क्या समझे बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इस टाइम पर, ठीक है, कोई रेमिटेंस की है, किसी भी पर्पस के लिए की गई है, मतलब पर्पस जो है एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी पर्पस हो,
कोई और पर्पस है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा भेज दिया, तो गवर्नमेंट कह रहा है ऐसे केस में रेमिटेंस पर क्या लगेगा, टीसीएस कलेक्ट होगा। और कितना होगा, 7 लाख रुपए तक जीरो अगर इस पीरियड के दौरान हुआ, और 7 लाख से ज्यादा हुआ तो जितना ज्यादा हुआ उतने पर 5%। और अगर 1/10/2023 के बाद रेमिटेंस की है, मतलब आगे से बात करें 2024 के बाद, तो यही चलेगा। 7 लाख तक कोई टीसीएस नहीं है, 7 लाख से ऊपर पे 20% टीसीएस। और होना भी चाहिए था ना, डिफरेंस होना चाहिए था। वो बात और है कि गवर्नमेंट कर तो गलत ही रही है भैया, ऐसा क्यों कर रहे हैं। बट यहां पर देखो, एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट को के लिए 5% कर दिया, और अगर एजुकेशन मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा होगा तो 20% होगा। ये बात लॉजिकल है, क्या ये बात समझ में आई। सो भाई अगर मान लो अब बच्चा कह रहा है सर हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर रेमिटेंस कुछ मेरी यहां पर हो, कुछ रेमिटेंस यहां पर हो, तब क्या करेंगे, ऐसे केस में क्या करेंगे भाई, पहले तो चेक करेंगे इन एग्रीगेट 7 लाख पार कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि 7 लाख की जो लिमिट है वो टोटल में है, टोटल में 7 लाख है, 7 लाख इधर अलग और इधर अलग नहीं है, टोटल में 7 लाख है इन फाइनेंशियल ईयर। अब टोटल में 7 लाख से ज्यादा हो रहा है, अब अगर टोटल में 7 लाख से ज्यादा हो रहा है तो हमें क्या करना है, ठीक है। अब टोटल में अगर 7 लाख से ज्यादा हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर अमाउंट यहां पर बन रहा था 6 लाख और यहां पर बन रहा है 4 लाख, तो भाई 6 लाख तक तो वैसे ही, 7 लाख तक तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है, तो यहां पर 6 और 4 10 हो गया ना, 10 लाख में 7 लाख पे तो कुछ नहीं करेंगे, 3 लाख पर 20% टीसीएस लगाएंगे, क्योंकि वो इस वाले में आएगा 20%। क्या ये बात समझ में आई, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर मैं कुछ अभी गाइडलाइंस जो आई हैं वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। ओवरसीज टूर पैकेज, ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज अगर आप मार्केट से खरीदते हो, बाहर जाने के लिए कोई पैकेज खरीदते हो, यूएसए जाना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, कनाडा जाना चाहते हो, दूसरे देश में पैकेज लेकर जाना चाहते हो, नॉट एन एयरलाइन टिकट, आपको एक टिकट नहीं ले रहे हो इंटरनेशनल एक टिकट लेने से या 2 टिकट लेने से आपका पैकेज नहीं माना जाता, होटल रूम लेने से पैकेज नहीं माना जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई, इंडिपेंडेंटली अगर आप टिकट्स लेते हो और आप होटल रूम अलग अलग बुक करते हो तो दिस इज नॉट पैकेज। पैकेज होता है जैसे कॉक्स एंड किंग्स, थॉमस कुक, ऐसी कंपनीज होती हैं जो पैकेज बेचती हैं। क्या बेचती हैं, पैकेज बेचती हैं। अगर वो ओवरऑल पैकेज बेचती हैं तो पैकेज बेचने पर क्या है, टीसीएस लगेगा। क्या बोला, ओवरसीज टूर पैकेज, ओवरसीज टूर पैकेज, ओवरसीज का मतलब है इंडिया से बाहर के लिए। इज दैट क्लियर एवरीवन। अब मुझे बताओ सारे बच्चे, ओवरसीज टूर पैकेज के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है, 1/4/2023 से के बाद 30 सितंबर 2023 तक गवर्नमेंट ने क्या बोला है, यहां पर बोला है गवर्नमेंट ने कि टीसीएस लगेगा विदाउट एनी लिमिट। कोई लिमिट ही नहीं होती थी पहले, कोई लिमिट ही नहीं थी, ओ माय गॉड कोई लिमिट ही नहीं थी। हाँ अच्छा, जो अभी तक पढ़ रहे थे उसमें कोई लिमिट ही नहीं थी, सीधा 5% टीसीएस लगा देते थे। बट अब क्या बोल दिया, अब भी लिमिट नहीं है, हालांकि टीसीएस के रेट बढ़ा दिए। क्या कर दिया, 1 अक्टूबर 2023 से लेकर आगे 31 मार्च 24 तक अब क्या होगा, अब ये होगा कि 5% लगेगा अप टू 7 लाख। अगर 7 लाख रुपए तक का टूर पैकेज है तो 5%, और अगर उससे ज्यादा का पैकेज है तो 7 लाख तक तो 5%, और उसके ऊपर पे 20% ओवर एंड अबव 7 लाख। क्या ये बात समझ में आई। सो दोस्तों अगर मान लो आपने कोई पैकेज खरीदा है, फॉर एग्जांपल आपने कोई पैकेज खरीदा है, कितने रुपए का पैकेज खरीदा है, कितने रुपए का, 13 लाख रुपए का, ठीक है, 13 लाख रुपीस। इस 13 लाख रुपीस के पैकेज को 2 हिस्से कर देंगे, 7 लाख रुपए पर तो लगेगा 5%। क्या लगेगा, 5%, 7 लाख पे 5% विच विल बी 35,000। अच्छा, इसके अलावा जो ओवर एंड अबव 7 लाख है वो कितना है, 6 लाख। इस 6 लाख पे लगेगा 20% का टीसीएस, यानी 1,20,000 का टीसीएस। क्या ये बात समझ में आई। तो आप ओवरऑल गवर्नमेंट को कितना टीसीएस जमा कराने वाले हो, 1,55,000 का टीसीएस जमा कराने वाले हो। क्या ये बात समझ में आई। सो ये था हमारा टोटल 4 बातें इसके अंदर थी, ठीक है। अब इसके अंदर गाइडलाइंस भी है, फटाफट उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ गाइडलाइंस भी आई है। वेदर पेमेंट थ्रू ओवरसीज क्रेडिट कार्ड, अगर ओवरसीज क्रेडिट कार्ड यानी कोई इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आपने कोई पैकेज खरीदा है, सॉरी, वेदर पेमेंट थ्रू ओवरसीज क्रेडिट कार्ड, अगर आपने एलआरएस लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम का फायदा उठाया है, ओवरसीज क्रेडिट कार्ड से, तो क्या तब लगेगा टीसीएस, तब नहीं लगेगा टीसीएस। यानी अगर आपने कोई पैसा रेमिट किया है इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, नो टीसीएस शैल बी एप्लीकेबल ऑन एक्सपेंडिचर थ्रू इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड। इज दैट क्लियर, ठीक है। वाइल बीइंग ओवरसीज टिल फर्दर ऑर्डर, जब तक गवर्नमेंट कोई ऑर्डर ना निकालती, अभी तक तो इसके ऊपर कोई पॉइंट नहीं आया, ओके। Whether the threshold limit of 7 lakh for TCS to become applicable on LRS,
एप्लीकेबल सेपरेटली फॉर वेरियस पर्पस लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर्स। क्या सबके लिए अलग अलग है 7 लाख 7 लाख 7 लाख या कंबाइंड है? दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है, सबका कंबाइंड है। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर मैं एजुकेशन के लिए भी रेमिटेंस भेज रहा हूं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी रेमिटेंस भेज रहा हूं, तो भाई ये रेमिटेंस जो है वो इन एग्रीगेट की जाएगी, 7 लाख के लिमिट टोटल है। क्या ये बात समझ में आई? फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीसीएस, ओके। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रेमिटेंस ऑफ 7 लाख अंडर एलआरएस इज मेड इन फाइनेंशियल ईयर फॉर एजुकेशन पर्पस एंड अदर रेमिटेंस इन द सेम फाइनेंशियल ईयर ऑफ 7 लाख इज मेड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड 7 लाख, तो टोटल 21 लाख की रेमिटेंस करी है, तो क्या टीसीएस लगेगा? हाँ लगेगा, बिल्कुल लगेगा। टोटल लिमिट तो 7 लाख पार कर गई। क्या ये बात समझ में आई? अब ऐसे केस में क्या करेंगे? In the above example, if the remittance under LRS are made in current financial year at different point of time, TCS rate applicable for the remaining 14 lakh remittance under LRS would depend upon the time of remittance. भाई देखना पड़ेगा 1 अक्टूबर 2023 से पहले की रेमिटेंस है या 1 अक्टूबर 2023 के बाद की रेमिटेंस है। क्या ये बात समझ में आई? तो आपको वो वक्त देखना पड़ेगा, ईयर देखना पड़ेगा, डेट देखनी पड़ेगी, सॉरी नॉट ईयर, ईयर तो यही है, बट डेट देखनी पड़ेगी। अगर वो बाद में है तो आपको पता है टीसीएस का रेट क्या होगा, और अगर उससे पहले है तो टीसीएस का रेट क्या होगा। 7 लाख रुपए जो है, पहला 7 लाख रुपए का जो रेमिटेंस है, अगर वो एजुकेशन के लिए था, मान लो अप्रैल मई में था, तो भाई उसको तो एग्जाम करो ना, उसके लिए तो लिमिट थी 7 लाख तक, तो एग्जाम थी। उसके ऊपर वाले पे टीसीएस है ना, तो बस ऐसे प्लानिंग करनी है आप लोगों को। क्या ये बात समझ में आती है? तो पहले 7 लाख पर टीसीएस नहीं लगेगा, अगले 7 लाख पर अगर वो 30 सितंबर 2023 से पहले है तो टीसीएस कितना लगेगा? 5%। अगर 30 सितंबर के बाद है तो बियॉन्ड 7 लाख पर कितना लगेगा टीसीएस? 0.5%। क्या ये बात समझ में आई? अगर एजुकेशन पर्पस के लिए है तो 0.5, 80E वाला एजुकेशन है तो 0.5, ठीक है। और अगर एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोन नहीं लिया है तो 5%, और अगर वो किसी और पर्पस के लिए तो 20%। यस और नो? ये बात तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। Since there are different TCS rates on LRS for the first 6 months and the next 6 months of the financial year 23-24, whether the threshold limit of 7 lakh for TCS to become applicable on LRS applies separately for each 6 months. क्योंकि दोनों के अलग अलग रेट्स हैं, तो क्या 7 लाख दोनों के लिए अलग अलग है थ्रेशोल्ड लिमिट्स? नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई? दोनों के लिए कंबाइंड लिमिट है ये। दो द थ्रेशोल्ड ऑफ 7 फॉर द TCS टू बिकम एप्लीकेबल ऑन LRS applies for full financial year, पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। क्या ये बात समझ में आई? Whether the threshold of 7 lakh for TCS to become applicable on LRS applies separately for each remittance through different authorized dealers. अगर मैं अलग अलग ऑथराइज डीलर से रेमिटेंस करवाता हूं, कोई कहीं से रेमिटेंस कराया, कोई किसी और डीलर से कराया, तो क्या भैया गवर्नमेंट को तो पता चलने वाला नहीं है। गवर्नमेंट को कहां पता चलने वाला है? गवर्नमेंट ने क्या बोला है? भैया ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कह रहा है हम लोगों ने लिमिट 7 लाख ही दी है ओवरऑल इन एग्रीगेट सारी पेमेंट्स को मिला के। तो भैया अगर आप एक जगह से 6 लाख की रेमिटेंस कराते हो, दूसरी जगह से आपने 6-8 लाख की करा दी, तो आपको बताना पड़ेगा। किसको बताना पड़ेगा? रेमिटर को बताना पड़ेगा, जो पैसा रेमिट कर रहा है उसको बताना पड़ेगा ये बात कि भाई मेरा वहां पर 6 लाख रुपए का ऑलरेडी पैसा रेमिट हो चुका है। वरना आपके ऊपर क्या गिरेगी? गाज गिरेगी, आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या ये बात समझ में आई? तो यहां पर लिखा है इट इज क्लैरिफाइड द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 7 लाख फॉर LRS इज क्यूआर रेमिटर एंड नॉट फॉर ऑथराइज्ड डीलर। ठीक है। सिंस द फैसिलिटी टू प्रोवाइड रियल टाइम अपडेट ऑफ रेमिटेंस अंडर LRS बाय रेमिटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट बाय द RBI। आने वाले टाइम में आपको ये बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। RBI एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आएगा जिससे उनको पता चल जाएगा कि भैया इतना इसने पैसा रेमिटेंस करा दिया है। इट इज क्लैरिफाइड द डिटेल्स ऑफ द अर्लियर रेमिटेंसेस अंडर LRS बाय रेमिटर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मे बी टेकन बाय द ऑथराइज्ड डीलर थ्रू एन अंडरटेकिंग एट द टाइम ऑफ रेमिटेंस। तो एक अंडरटेकिंग कराई जाएगी। क्या जो भी रेमिटेंस कराएगा उसमें अंडरटेकिंग लिखी जाएगी कि मैंने इसके अलावा कोई पैसा अभी तक रेमिट नहीं कराया है। अगर कराया है तो वो अमाउंट डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो अंडरटेकिंग अगर आपकी गलत निकली तो आप असेसिन डिफॉल्ट पाए जाओगे, है ना। और डिफॉल्ट में क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। ठीक है जी। अब बताओ क्या इतनी बात समझ में आई? Now there is a threshold limit of 7 lakh for remittance under LRS for TCS to become applicable, while there is another 7 lakh for purchase of overseas. क्या ये दोनों अलग अलग 7 लाख है? हाँ, LRS अलग है, ओवरसीज टूर पैकेज अलग है। क्या ये बात समझ में आई? वो दोनों के लिए कंबाइन नहीं करनी है लिमिट, वो दोनों अलग है। तो अगर मैं कहीं घूमने फिरने चले जाता हूँ, 9 लाख रुपए का पैकेज खरीदता हूँ, यूएसए चले जाता हूँ, तो वो जो है वो अलग है। और वो जो 7 लाख रुपए हम LRS के लिए पढ़ रहे हैं उसके लिए तो देखो 7 लाख रुपए तीनों ही केसेस में जीरो है ना। टीसीएस तो है ही नहीं, जीरो है, कोई टीसीएस ही नहीं 7 लाख रुपए तक। क्या ये बात समझ में आई? तीनों ही केसेस में। इज दैट क्लियर? बट चौथा केस जो ओवरसीज टूर पैकेज है उसके लिए तो 7 लाख पर भी टीसीएस है 5%। हाँ या ना? ओके।
तो दोनों के अलग अलग है, तो इसलिए आपको वो नहीं सोचना कि ऐसे केस में क्या करेंगे। भाई 6 लाख रुपए का है, दोनों 6-6 लाख रुपए हैं, दोनों ही बच जाएंगे। हाँ, दोनों नहीं बचेंगे, जिसमें से जो LRS वाला है वो तो 7 लाख तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, दूसरा वाला जो है ओवरसीज टूर पैकेज, वो 6 लाख रुपए तक है, तो 6 लाख रुपए पर तो आपको पता ही है ना 5% लगना है। ओके, a resident individual spends 3 lakh for purchase of overseas tour package from a foreign tour operator and remits money which is classified under LRS. There is no other remittance under LRS or purchase of overseas tour package during a financial year whether TCS is applicable. कहता है इसने ना क्या किया है, एक ओवरसीज टूर पैकेज खरीदा है एक पर्सन ने एंड विच इज क्लासिफाइड अंडर LRS, जो LRS के अंदर कवर हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है, हो ऐसे सकता है कि एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है जो ओवरसीज टूर पैकेज खरीद रहा है किसी और देश से, तो किसी और देश की कंपनी है, तो उस देश की कंपनी को पहले पैसा क्या किए होंगे, भेजे गए होंगे। तो कह रहा है रेजिडेंट इंडिविजुअल स्पेंड्स 3 लाख फॉर परचेज ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज फ्रॉम अ फॉरेन टूर ऑपरेटर। ठीक है, तो मतलब बाहर का है ना, इसलिए आपने उसको 3 लाख रुपए भेजे एंड रेमिट्स द मनी विच इज क्लासिफाइड अंडर LRS, तो LRS के अंदर कवर हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर तो 7 लाख रुपए तक की लिमिट थी, देयर इज नो अदर रेमिटेंस, और कोई रेमिटेंस है नहीं। तो बताओ ऐसे केस में क्या करें? कहते हैं इन केस ऑफ परचेज ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज विच इज क्लासिफाइड अंडर LRS, TCS प्रोविजन फॉर द परचेज ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज शैल अप्लाई। याद रखना है, ऐसे केस में ओवरसीज टूर पैकेज लगेगा। आप कहीं सोच रहे हो अच्छा LRS में 7 लाख का बेनिफिट ले लोगे, तो नहीं ले पाओगे। क्या होगा? ओवरसीज टूर पैकेज वाला लगेगा। अगर ओवरसीज टूर पैकेज की बात करें तो 3 लाख के ऊपर 5% लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? लग जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसमें तो 7 लाख की एग्जेम्पशन है ही नहीं। There are different rates for remittance under LRS for medical treatment, education purpose and for other purpose. What is the scope of remittance under LRS for medical treatment, education purpose? अब यहाँ पर ना इन्होंने क्लैरिफाई किया कि मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होती है, उसको एक्सप्लेन किया है, मेडिकल ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ होनी चाहिए, क्या क्या खर्चे होने चाहिए, एजुकेशन में क्या खर्चे कवर्ड है। ठीक है, तो वो आप एक बार गो थ्रू कर लेना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? वेदर परचेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवल टिकट और होटल अकोमोडेशन और स्टैंड अलोन बेसिस इज परचेज ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज। कहता है क्या ये ओवरसीज टूर पैकेज माना जाएगा? अगर मैं एक सिंगल टिकट ले लेता हूं या मैं होटल बुकिंग कर लेता हूं, तो ऐसा क्या ये पैकेज माना जाएगा? नहीं, मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी, ये पैकेज माना नहीं जाता, ये इंडिविजुअली है, इसको पैकेज नहीं बोलते। क्या ये बात समझ में आ रही है? टू क्वालिफाइज एज ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम है द पैकेज शुड इंक्लूड एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा 2 एक साथ होने चाहिए। क्या? एक ट्रेवल टिकट और होटल अकोमोडेशन, बोर्डिंग, लॉजिंग। कह रहा इन दोनों में से कोई 2, इन तीनों में से कोई 2 होने चाहिए, या एनी एक्सपेंडिचर ऑफ सिमिलर नेचर और इन रिलेशन देयर टू। अगर मैं यूएसए जाता हूं, यूएसए घूमने फिरने के लिए जाता हूं, और यूएसए में होटल रूम की बुकिंग मैं कहीं और से, मैं होटल रूम की बुकिंग जो है कहीं और से कर लेता हूं, बट मैंने एक ही कंपनी से एक पैकेज ऐसे लिया, मैंने पैकेज नहीं लिया बेसिकली, उससे ट्रेवल टिकट ले ली और मैंने उससे बोला कि मेरी होटल की बुकिंग कर दो, तो ऐसे केस में वो पैकेज माना जाएगा, क्योंकि वो 2 चीजें हो गई। या फिर मैंने ट्रेवल टिकट ले ली और साथ में मैंने बोला यार मैं ना अपने फैमिली को ना कहीं घूमने फिरने लेके जाऊंगा, तो उसके लिए मेरे लिए कोई एक वो बस टूर होता है ना, जो सिटी बस टूर होता है, वो वाले मेरे लिए 2-3 टिकट्स ले लेना, तो वो इसके अंदर कवर हो जाएगा, एनी अदर एक्सपेंडिचर ऑफ सिमिलर नेचर। क्या ये बात समझ में आई? तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है कि अगर कोई 2 चीजें इंक्लूड हो गई तो ओवरसीज टूर पैकेज मान लिया जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, दैट्स इट, दैट्स इट। तो इसका मतलब अलग अलग करोगे तो ओवरसीज टूर पैकेज नहीं माना जाएगा। अलग अलग मतलब एक कहीं और साइड से कर लिया, एक कहीं और साइड से कर लिया, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, वो ओवरसीज टूर पैकेज माना नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? दैट्स इट। तो ये एक अमेंडमेंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी, दिस वाज रिलेटेड टू TDS TCS एडवांस टैक्स, तो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ध्यान से पढ़ना इसको भी। और दैट्स इट। और एक आधी वीडियो रह गई है, एक और अमेंडमेंट रह गई है, वो भी हम लोग बहुत जल्द डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, और फिर मैं GST के अमेंडमेंट्स लेके आऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।